हेलो बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भारत का इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजपूतों की पराजय के कारण। तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की जो पराजय हुई वह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। शौर्य, साहस, वीरता और संघर्ष की प्रतिमूर्ति भारतीय राजपूतों का अपनी ही भूमि पर पराजित हो जाना विस्मयकारी है। किंतु ये सब हुआ और भारतीय स्वतंत्रता का ये सूर्य कई शताब्दियों के लिए परतंत्रता के बादलों से ढक गया। तुर्कों की विजय और राजपूतों की पराजय भारतीय इतिहास की एक युग प्रवर्तक ऐतिहासिक घटना है। इसी के साथ भारतीय इतिहास के प्राचीन काल का समापन और मध्यकाल का आरंभ होता है। अब क्या कारण रहे हैं राजपूतों की पराजय और तुर्कों की, इसके ऊपर हम आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है राजपूतों की पराजय के कारण में राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में राजनीतिक एकता और दृढ़ केंद्रीय सत्ता के संगठन का अभाव था। तुर्कों के आक्रमण के पूर्व भारत में क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव था। हर्ष की मृत्यु हो गई थी और उसके उपरांत समस्त उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, जिन पर विभिन्न राजपूत वंशों का शासन था। अब इन जो राज्य थे इनमें एकता, सहयोग और सद्भावना के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का बोलबाला था। ये राज्य और राजवंश अपने राज्यों की सीमाओं के विस्तार के लिए परस्पर युद्धों में व्यस्त रहते थे। इन राज्यों की महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों को नियंत्रित करने वाली केंद्रीय सत्ता का इनमें अभाव था। संगठन का जो संकट काल में भी ये लोग संगठित होकर बाहरी आक्रमणकर्ताओं से जो है अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत अपनी अपनी शक्ति के आधार पर वे शत्रु से मुकाबला करते थे। तो उनकी जो ये आपसी फूट थी, द्वेष था, इस सीमा तक पहुंच गया था कि एक राज्य की पराजय होने पर उसके प्रतिद्वंदी जो राज्य था उसमें खुशियां मनाई जाती थी। तो एक प्रकार से क्या था? राजनीतिक एकता और दृढ़ केंद्रीय सत्ता का अभाव था। सामंतवाद की स्थिति थी। राजपूत जो राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर जो शिला थी वो सामंतवाद थी। सामंत राज्य और राजा की शक्ति के स्रोत थे। राज्य में शांति और व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा और विस्तार सामंतों की स्वामी भक्ति और सहयोग पर निर्भर था। राज्य की प्रशासनिक और सेना के उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर प्राय जो है सामंत नियुक्त होते थे। सामंतों की राज्य और राजा के प्रति स्वामी भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा शासकों की योग्यता, शक्ति और भारी भय के आतंक पर निर्भर होती थी। किंतु जब राजा अयोग्य और दुर्बल होता था तब राज्य पर भारी आक्रमण का भय नहीं होता था। तो इन सामंतों की महत्वाकांक्षाएं, आपसी झगड़े और संघर्ष प्रबल हो जाते थे। सामंतों की इस प्रवृत्ति से राज्य में सदा पारस्परिक कलह, गृह युद्ध और विद्रोह की संभावना बनी रहती थी और इसके चलते वे एकजुट होकर पूर्ण निष्ठा से बाहरी आक्रांताओं का सामना नहीं कर सकते थे और पराजित हो जाते थे। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था उनमें। इसमें राजभक्ति तो कूट कूट के भरी थी। अपने राज्य के प्रति, राजवंश के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा थी और अपनी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए वे अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार थे। किंतु अपने राज्य, अपने राजवंश और कुल की संकीर्ण दायरे से वह बाहर ही नहीं निकल पाए। मतलब उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। जनसाधारण की भी यही स्थिति थी। जो सामान्य जनता थी अपने राज्य के प्रति ही निष्ठावान थी। देश के अन्य भागों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वह तटस्थ था। दृढ़ सीमांत नीति का अभाव था। इस समय जो उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से प्रविष्ट हो रहे थे उन पर आक्रमण करने वाले, तो कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश भारतीय नरेशों ने सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत के प्रवेश द्वार उत्तर पश्चिम सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ फिर? विदेशी आक्रांताओं को भारत में प्रवेश करने की किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। सीमाओं की सुरक्षा का समुचित प्रबंध और आक्रमणकारी को सीमा पर रोकने और खदेड़ने की दृढ़ सीमा नीति का भारत में सदैव अभाव रहा। तुर्कों के आक्रमण के पूर्व भी राजनीतिक एकता के अभाव में
भारत की उत्तर पश्चिम सीमाएं असुरक्षित पड़ी थी। तत्कालीन राजनीतिक आदर्शों के अनुरूप सीमाओं की रक्षा का दायित्व सीमांत राज्यों का था, किंतु उनमें भी क्या था, फूट और द्वेष था। तो साथ ही उनमें विदेशी आक्रांताओं का प्रबल वेग को रोकने की शक्ति नहीं थी। तो इसी वजह से वह पराजित हुए। कूटनीति का अभाव था उनमें। राजपूतों की पराजय का जो कारण था वो एक कारण कूटनीति का अभाव भी था। राजपूत साध्य के साथ साधनों की पवित्रता में भी विश्वास करते थे। छल कपट और अनैतिक साधनों द्वारा प्राप्त विजय उनकी दृष्टि में है थी। अतः उनका युद्ध धर्म युद्ध होता था, जिसके उच्च आदर्श और सिद्धांत होते थे। इसीलिए वे निहत्ते भागते हुए, पीठ दिखाते हुए संकट में पड़े शत्रुओं पर वार नहीं करते थे और न ही पराजित शत्रु का वध करते थे। और इसके विपरीत क्या था, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह साधनों की पवित्रता में विश्वास नहीं करते थे। उनका लक्ष्य क्या था, किसी भी प्रकार से साध्य को प्राप्त करना, और इसके लिए वे उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक सभी प्रकार के साधनों का खुलकर प्रयोग करते थे। मुस्लिम उपनिवेशों का अस्तित्व मुस्लिम आक्रमणकारियों के पूर्व ही अनेक अरब और तुर्क व्यापार के सिलसिले में भारत के पश्चिम तट पर आते रहते थे। अच्छा, उनमें से कई तो भारत में आकर बस भी गए थे और भारतीय शासकों ने न केवल इन्हें भारत में बसने में मदद की, बल्कि अपना उनको धर्म प्रचार करने में भी उनको अनुमति दे दी। तो प्रारंभ में जो विजय थी, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या करा, सीमांत क्षेत्रों में और पंजाब में अपने राज्य और उपनिवेश स्थापित की। भारतीय शासकों ने भारत में रहने वाले मुसलमानों पर नियंत्रण रखने का कोई प्रयास ही नहीं किया। तो बाद में क्या हुआ, इन्हीं व्यापारियों और मुसलमानों ने अपनी स्वधर्मी मुस्लिम आक्रांताओं को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो दुर्बलता है उसकी जानकारी दी और आक्रमणकारियों को सहयोग प्रदान किया। रक्षा का भार केवल क्षत्रियों पर ही था। भारी आक्रमण के समय केवल राजपूतों को या क्षत्रियों को ही शत्रु का सामना करना पड़ता था। देश के अन्य जो लोग थे और जातियां थी, वो देश की सुरक्षा के प्रति उदासीन थी। इससे राजपूतों के लिए सैनिकों की में भर्ती जो थी वो उसका क्षेत्र सीमित हो गया। इसके विपरीत जो तुर्क थे उसमें ये प्रथा नहीं थी। उसमें जो जाति योग्य होते थे ना, युवा और वीर होते थे, वह सैनिक बनते थे। यही नहीं, मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के समय भीषण नरसंहार, बाहरी आक्रमण और राजपूतों के मध्य जो आपस में संघर्ष चल रहे थे, उसमें होने वाली क्षति से राजपूतों की संख्या में भी कमी आ गई थी। अच्छा, कई प्रशासनिक दोष भी थे जो राजपूतों की पराजय के कारण बने। भारत में क्या था, एक तो ज्येष्ठ उत्तराधिकार की परंपरा थी। मतलब जो बड़ा पुत्र होता था ना, चाहे वो ज्येष्ठ योग्य हो या ना हो, उसको ही शासक बनाया जाता था। तो ऐसे शासकों से राज्य और देश की सुरक्षा की आशा करना व्यर्थ था। और इसके विपरीत जो मुस्लिम प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, उसमें योग्यता और शक्ति को ही राजपथ दिया जाता था। इस व्यवस्था में सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक के गुलाम भी अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर सुल्तान पद को प्राप्त कर सकता था। तो वो तो बनी बनाई सी बात है ना, कि ऐसे व्यक्ति आराम से जीतेगा वहाँ पर, या आराम से राजपूत लोग हारेंगे ही सही, और तुर्क अपना आप में एक योग्य शासक जो है जीतने की कगार पर ही होगा। सैनिक कारण। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैनिक कारण। सेना में जो स्थायी सेना का अभाव। भारतीय शासकों के पास सुसंगठित स्थायी सेना का अभाव था। भारतीय शासकों के पास राज्य विस्तार और भारी आक्रमणों के समय शासक सामंतों की सैनिक टुकड़ियों को एकत्र करके शत्रु से युद्ध करते थे। अधिक सैनिकों की आवश्यकता होने पर सामान्य नागरिकों को सेना में भर्ती कर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता था। युद्ध काल में भर्ती किए गए अप्रशिक्षित सैनिक न केवल अयोग्य और युद्ध कला में अनभिज्ञ होते थे, वरन क्या होते थे, इनमें अनुशासन और स्वामी भक्ति का भी नितांत अभाव सा होता था।
तो ये सारी चीज़ें तो होती थी। स्थायी सेना का अभाव होने की वजह से क्या होता था, टुकड़े होती थी, आती थी, समय के अनुसार काम करती थी और फिर चली जाती थी। तो ये दिक्कत करती थी प्रेजेंटेशन। ऐसी दशा में युद्ध क्षेत्र में एकजुट और एक रूप होकर वे शत्रु का मुकाबला ही नहीं कर पाती थी। सामंतों के सैनिकों की निष्ठा भी राजा की अपेक्षा अपने सामंतों के प्रति होती थी। तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? स्थायी सेना का अभाव। दूसरा, पदातियों का बाहुल्य। पदाति मतलब इनमें चपलता का अभाव था, तीव्रता का अभाव था, तो उन्हें पराजित करना बहुत सरल था। इसके विपरीत जो तुर्क सेना थे वो उनमें फुर्तीले अश्वारोही होते थे और ये पदाति सेना अश्वारोहियों पर विजय पाने में असफल रही। दोषपूर्ण युद्ध विन्यास। राजपूत वीरता, साहस और शक्ति की दृष्टि से तुर्कों से किसी तरह से कम नहीं थे, किंतु उनका जो युद्ध विन्यास था वो पुराना, पिछड़ा, दोषपूर्ण था। अच्छा, राजपूत शासक अपनी सेना के 3 भागों वाम पार्श्व, दक्षिण पार्श्व और मध्य पार्श्व में बांटकर युद्ध करते थे और इसके विपरीत जो तुर्क थे, तुर्कों का जो युद्ध विन्यास था श्रेष्ठ था। वह अपनी सेना को 5 भागों में विभाजित करते थे। तो इस प्रकार से वो क्या होता था कि जो आगे की सेना, अग्रिम दल पहले से ही आगे बढ़कर शत्रु की सेना की संख्या, स्थिति और उसके बारे में पता लगा देती थी। शत्रु पक्ष की रसद, सुरक्षा आदि का मार्ग अवरुद्ध होने पर प्रयत्न करता था। राजपूतों की सेना में ऐसे अग्रिम दल का अभाव था। साथ ही राजपूतों में रक्षित सेना रखने का प्रचलन भी नहीं था। वे अपनी संपूर्ण सेना को एक साथ क्या करते थे, युद्ध में झोंक देते थे और जब लड़ते लड़ते थक जाते थे ना, तो किसी कारणवश उनका पक्ष निर्बल पड़ने लगता, तब जो तुर्कों की सुरक्षित सेना थी वह भूखी, प्यासी, थकी हुई राजपूत सेना पर टूट पड़ती थी। तो दोषपूर्ण सैन्य संचालन भी था। राजपूत शासक निश्चित योजना अनुसार युद्ध नहीं करते थे। कौन, कब और कहाँ कैसे युद्ध करे होगा, इसके बारे में कोई युद्ध निर्धारित ही नहीं होता था। वे अपनी संपूर्ण सेना शक्ति का पूर्ण सदुपयोग ही नहीं कर पाते थे। तो राजपूत शासकों की सेना में अधीनस्थ शासक और सामंत और सेनानायक अपनी अपनी सेनाओं सहित सम्मिलित होते थे और ये सेनाएं सभी प्रमुख शासकों की अपेक्षा अपने शासक, सामंत और सेनानायक के प्रति निष्ठावान होती थी। परंपरागत युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते थे ये लोग, राजपूत लोग। जो सेना अनुशासन में या संचालन में तुर्कों की जो अपेक्षा है कम महत्व देते थे। राजपूत शासक और सेनापति व्यूह रचना, सैन्य संचालन के अपने दायित्व की अपेक्षा क्या करते थे, व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन करना ज़्यादा होता था। मतलब इनके सैनिकों की बात युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ते थे और क्या होता था, युद्ध के दौरान न तो अपनी सेना का उचित मार्गदर्शन और निर्देश कर पाते थे, न ही संकट के समय उनका उत्साहवर्धन कर पाते थे और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता था, सेना विश्रंखलित हो जाती थी और अनुशासनहीन हो जाती थी। तो ये क्या होता था, पराजय का कारण बन जाती थी। राजपूत हस्ती सेना पर तुर्क अश्व सेना की श्रेष्ठता। हस्ती सेना मतलब हाथी और तुर्कों की अश्व सेना मतलब उनकी घोड़ों का उसमें यूज़ करना। तो बनी सी बात है ना कि अश्वारोहियों की सेना अधिक श्रेष्ठ होगी। तो राजपूत अपने शत्रुओं को रोकने के लिए क्या करते थे, हस्ती सेना को सबसे आगे रखते थे। किंतु कई बार क्या होता था, जो ये हस्ती सेना थी शत्रुओं के तीव्र आघातों से या बौछारों से व्याकुल होकर बिगड़ जाती थी और पीछे हटने लग जाती थी या घूम जाती थी और शत्रु पक्ष की अपेक्षा अपनी ही सेना को वो रौंद देती थी। इसके अतिरिक्त हाथियों के लिए तुर्कों के अश्वारोहियों के समान तीव्र गति से इधर उधर घूमना या दौड़ना संभव ही नहीं था। हाथियों की अपेक्षा घोड़े प्रहार और रक्षा की दृष्टि से भी अधिक उपयोगी थे। यही नहीं, धीमी गति और विशाल आकार होने के कारण हाथी आसानी से शत्रु का जो है लक्ष्य बन जाते थे। साथ ही तुर्की जो थे अपने फुर्तीले अश्वों की सहायता से राजपूतों का आसानी से पीछा कर लेते थे। तो क्या इसकी वजह से उन्हें पराजित होना पड़ा। गुप्तचर व्यवस्था की भी उनमें कमी थी राजपूतों में।
कई बार उनको अचानक होने पर शत्रुओं का सामना करना पड़ता था। इसके विपरीत जो मुस्लिम आक्रांता थे उनकी गुप्तचर व्यवस्था कुशल थी, जिसके माध्यम से वे राजपूतों की सैनिक शक्ति और आंतरिक स्थिति का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। नवीनतम शस्त्रों का भी उनमें अभाव था। अधिकांश जो तलवार भालों से युद्ध करते थे, जबकि तुर्क तीर कमानों का प्रयोग करते थे, जिसके बल पे वे दूर से ही शत्रु पर आक्रमण कर देते थे। और इसके विपरीत राजपूतों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शस्त्र न केवल उपास से किया जाता था, तो उससे शत्रु का नाश संभव नहीं होता था। तो एक प्रकार से ये नवीनतम उनके अस्त्र शस्त्रों के अभाव की वजह से भी उन्हें युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। युद्ध संबंधी दृष्टिकोण की भिन्नता, युद्ध के स्वरूप की भिन्नता, सैनिक योग्य नेतृत्व और कुशल सैनिकों का अभाव, ये वजह से उनको पराजित होना पड़ा। तो ये थी सारी सैनिक कारण। अब हम सामाजिक कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। हिंदू समाज में जो जातियां विभेद थे ना, रूढ़िवादी थी, ये सारी वजह से भी एकता के स्थान पर विघटन हो रहा था। ऊंच नीच और छुआछूत की भावना ने समाज को क्या कर रखा था, खोखला कर दिया था। और राजपूत भी इस कुप्रभाव से मुक्त नहीं थे। समाज में ब्राह्मण क्षत्रियों को विशेष स्थान प्राप्त था। इसके बाद वैश्य का स्थान था। तो राजपूत भी अनेक कुलों और उपजातियों में विभक्त थे और उनमें वंशगत श्रेष्ठता के आधार पर ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी। तो इस भावना ने जहां उनमें एक और आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि की, दूसरी वह अनेक बुराइयों को भी जन्म दिया। अनेक बार वे अपने कुल और जाति की रक्षा के लिए राष्ट्रहितों का बलिदान कर देते थे। कुलीय श्रेष्ठता और जाति विभेद के कारण संकट के समय राजपूत कभी भी संगठित नहीं हो सके। अतः उनकी वीरता, साहस और रणकौशल का देश की रक्षा के लिए सदुपयोग नहीं हो सका। संकीर्णता, मिथ्याहंकार और कूपमंडुत्व का भी उनकी पराजय का कारण बनी। कई बार तो क्या होता था कि जो ये भारतीय अपने देश को अजय, अपने देश की तुलना में अपनी सभ्यता और संस्कृति का उच्च मानते थे, अपने साहित्य, धर्म, विचारों, आदर्शों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और दूसरों को वह किसी भी प्रकार से सही नहीं मानते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए जो है सही सिद्ध नहीं हुई और उनकी पराजय का कारण पड़ी। विलासिता भी राजपूतों की पराजय का कारण बनी, क्योंकि वो लोग बिल्कुल आमोद प्रमोद में और सुरापान में, अफीम के नशे में, कई बार तो उनका न केवल चारित्रिक पतन हुआ बल्कि उनकी बुद्धि और शक्ति भी क्षीण हो गई और इसकी वजह से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अंधविश्वास और भाग्यवादिता, मतलब वो लोग भविष्यवाणी और ज्योतिषों में विश्वास करते थे और कर्म के स्थान पर भाग्य में के भरोसे बैठे रहते थे। कई बार वो मानते थे कि ये भाई हमारे कर्मों का फल है और इसे चुपचाप वे स्वीकार कर लेते थे। तो इनकी इससे क्या हुआ, उनका आत्मविश्वास नष्ट हो गया और वे उत्साही आक्रमणकारियों के सम्मुख धराशायी हो गए। सामान्य जनता की राजनीतिक उदासीनता, मतलब जो सामान्य जनता है, मतलब उन्होंने भी किसी बात का मतलब जनसाधारण को न केवल राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, कुछ वर्ग तो ऐसे थे कि जीवन के जो आवश्यक अधिकार है उनसे भी उसको वंचित रखा गया था। और ये धारणा बन गई थी कि राजनीतिक परिवर्तन से उनकी कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए जो सामान्य जनता थी उनके हृदय में अपने राज्य और शासक के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। तो ये था सामाजिक कारण जिसकी वजह से राजपूतों की पराजय हुई। अब हम धार्मिक कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मणवाद, वही हमने देखा कि वैदिक धर्म में जो परिवर्तन आया उसकी वजह से जाति प्रथा में बहुत अधिक बोलबाला हो गया। अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कर्मकांड आदि प्रचलित हो गए। धर्म का मूल स्वरूप समाप्त हो गया। इसकी वजह से भी पराजय का कारण हुआ। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गए। अहिंसा का सिद्धांत क्या है कि जो राजपूतों की शक्ति पे अहिंसा के सिद्धांत का विपरीत प्रभाव पड़ा था। अब विपरीत प्रभाव कैसे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के सिद्धांत में ये माना गया था कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे ना, उसमें इस सिद्धांत को माना गया था। तो इस वजह से तुर्क आक्रांताओं ने इन्हें पराजित भी किया। नैतिक पतन, भारतीय समाज और धर्म में नैतिकता का ह्रास हो गया था। उस समय जो भारतीय समाज से नैतिकता तिरोहित हो चुकी थी। मंदिर, मठ, विहार, विश्वविद्यालय हमारी नैतिकता के आधार स्तंभ
और ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे। अब वे क्या हुआ, अनाचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए थे। इस नैतिक पतन से भारतीय कला और साहित्य में भी अश्लीलता आ गई थी। आर्थिक कारण, राजपूतों की पराजय में आर्थिक कारण, एक तो देश की आर्थिक संपन्नता भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का कारण बनी। भारतीय शासकों की सामंत और उच्च वर्ग के लोगों के पास क्या था, अपार संपत्ति थी। मंदिर, संपत्ति और वैभव के केंद्र थे। भारत में देश की संपदा की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब क्या था कि जो विदेशी आक्रांता है वो उसको लूटने में उनमें आकर्षण पैदा हो रहा था। तुर्क आक्रांता लूट के धन का एक भाग अपने सैनिकों को बांट देते थे। इससे क्या हुआ कि लोगों में लूट का लालच होने की वजह से वे सेना में भर्ती होने लगे। आर्थिक संपन्नता से क्या हुआ, अनेक दोष उत्पन्न हो गए। देश की जो आर्थिक संपन्न लोग थे वे विलासी हो गए, निष्क्रिय हो गए, निर्बलता के शिकार हो गए। तुर्कों की संपन्नता में वृद्धि हुई। भारत से प्राप्त जो धन मिल रहा था उससे उन्होंने विशाल सेना का गठन कर लिया था, जिससे उनकी सैनिक शक्ति में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। तो इस प्रकार राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि बहुत सारी शक्तियाँ की वजह से भारत में राजपूतों की पराजय और तुर्कों को सफलता मिली। तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के ये सारे कारण उत्तरदायी थे। और भारत की राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता ने राजपूतों की पराजय की आधार भूमि तैयार कर दी और तुर्कों की सैनिक शक्ति, कुशल रणनीति, कूटनीति और धर्म के नाम पर मिटने की उत्कृष्ट अभिलाषा ने उन्हें सफलता दान की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।